स्टॉक मार्केट में असाधारण पैसे कमाने हैं तो असाधारण मौके की तलाश भी करनी होगी। इसीलिए आज एक स्पेशल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप में से कई लोग इस पैटर्न को पहले से ही जानते हैं और बहुत से मेरे व्यूअर्स इसे पहली बार सुन रहे हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हेड एंड शोल्डर के बेसिक से लेके बेहतर एक्यूरेसी वाले हेड एंड शोल्डर पैटर्न के की पॉइंट्स बताऊंगी। साथ ही आपको दिखाऊंगी एंट्री एंड एग्जिट की सही अपॉर्चुनिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ह्यूमन के हेड एंड शोल्डर की तरह दिखने वाला ये पैटर्न 3 पार्ट्स में होता है, 2 शोल्डर्स एंड ये एक हेड। हेड की पीक दोनों शोल्डर से ऊपर बननी चाहिए। दोनों ही शोल्डर की पीक्स का लेवल पे होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा ऊपर या नीचे बन सकते हैं, बट हेड की पीक हमेशा दोनों शोल्डर से ऊपर ही होनी चाहिए। ये तीनों ही पीक्स रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है और ये हमेशा अप ट्रेंड के टॉप में बनता है, तभी इसका इम्पोर्टेंस होता है। इस पैटर्न के बनने के बाद पहले से चलते आ रहे बुलिश ट्रेंड के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, यानी कि एक बियरिश रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है। चलिए अब इस पैटर्न के बनने का प्रोसेस और एक्यूरेसी की बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, स्टॉक ओवरऑल बुलिश होना चाहिए और ये बनी पहली स्विंग। यहाँ इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और दोबारा से ऊपर जाने लगा और फिर ये बनी दूसरी स्विंग, जिसका बना ये सेकेंड सपोर्ट। यहाँ तक तो सब नॉर्मल दिखता है। सारा खेल इस थर्ड स्विंग का है। इस पैटर्न के बनने का अंदाजा लगता है जब थर्ड स्विंग की पीक अपने से पहली वाली स्विंग के पीक से नीचे बन जाती है, क्योंकि आइडियली एक बुलिश स्टॉक में हायर हाइज बनते रहने चाहिए, बट ये वाले हाई की प्राइस वैल्यू पहले वाले हाई से कम है, तो बस फिर ये स्टॉक आपके रडार में आ जाना चाहिए। पर अभी ये स्ट्रक्चर वीकनेस या बियरिशनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है। हम ये दोनों सपोर्ट लेवल्स को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन, और इस नेक लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे ही एक बियरिश कैंडल इस नेकलाइन को तोड़ के नीचे जाती है, हेड एंड शोल्डर हमें स्टॉक से एग्जिट हो जाने का अलर्ट देता है। साथ ही यही मौका होता है विद डिफाइंड रिस्क शॉर्ट साइड प्ले करने का। अब हम बात करेंगे इस पैटर्न के एक्यूरेसी की, जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला, वॉल्यूम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान पहले शोल्डर पे वॉल्यूम बढ़ता है जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। सेकेंड स्विंग यानी हेड का जब फॉर्मेशन होता है तो एक बार फिर वॉल्यूम बढ़ता है, बट खास बात यह है कि भले इस बार प्राइस की पीक ऊंची बनी हो, पर वॉल्यूम पहले जैसा नहीं बढ़ता और हमें प्राइस एंड वॉल्यूम के बीच में डाइवर्जेंस जैसा दिखता है, जो फ्यूचर में आने वाली वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद थर्ड स्विंग, जिसे हम सेकेंड शोल्डर कहते हैं, उसमें वॉल्यूम और भी वीक होने लगे तो आप मेरी इस बात को याद रखिए, हेड एंड शोल्डर के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड एक्यूरेसी फैक्टर है हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर। आप इसे हेड एंड शोल्डर कहेंगे? हाँ, कहेंगे। क्या आप इसे भी हेड एंड शोल्डर कहेंगे?
जी हाँ, ये भी हेड एंड शोल्डर है। तो क्या आप इसे भी हेड एंड शोल्डर कहेंगे? जी हाँ, ये भी हेड एंड शोल्डर है। तीनों ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हैं, बट तीनों एक जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे वीक हेड एंड शोल्डर पैटर्न माना जाता है ये वाला, और सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है ये। ऐसा नहीं कि ये वाला 100% काम करेगा और दूसरा वाला बेकार है, बट जनरली एक्यूरेसी का फर्क पड़ जाता है। इसके रीजन के बारे में डीप में हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अभी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि ये पैटर्न्स किसी भी टाइम फ्रेम के बाउंडेशन में नहीं होते। ये जितना स्ट्रांगली डेली पे काम करते हैं, उतना ही स्ट्रांगली वीकली पे और उतना ही मंथली पे। ये पैटर्न्स 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे या 1 घंटे पे, हर टाइम फ्रेम पे एक जैसा ही काम करते हैं। तो अगर आपको ये पैटर्न्स किसी भी टाइम फ्रेम पे दिखें, ये हर टाइम फ्रेम पे एक ही रूल्स को अपनाते हैं। तो चलिए हेड एंड शोल्डर के एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने खोला हुआ है टेक महिंद्रा का डेली कैंडलस्टिक चार्ट और हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। देखिए, ये है पहला शोल्डर, फिर ये है हेड और ये है दूसरा शोल्डर। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि स्टॉक में बुलिश ट्रेंड चलता आ रहा हो। ये कंडीशन चेक है। दूसरी कंडीशन, ये बना पहला शोल्डर जिसका ये रहा रेजिस्टेंस और ये यहाँ पे सपोर्ट। फिर बना है हेड जिसका ये है रेजिस्टेंस। अब एज पर कंडीशन हेड का हाई शोल्डर के हाई से ऊपर है, ये भी चेक। फिर बना है दूसरा शोल्डर जिसका हाई पहले वाले शोल्डर के ही आसपास है और हेड के नीचे है। तो हमें कंफर्म हो गया कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। अब हम चेक करेंगे इस पैटर्न की एक्यूरेसी को। तो आप नजर डालिए नीचे बनते हुए वॉल्यूम पे। इस फेज में वॉल्यूम पे स्पाइक्स आई हुई थी। ये वॉल्यूम काफी बढ़ा हुआ था। उसके कंपैरिजन में इस एरिया में उतना वॉल्यूम आप नहीं देख रहे हैं जितना कि इस एरिया में बना हुआ था। उसी तरह जब ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में था तो पहले भी इतने ज्यादा वॉल्यूम का ऑक्यूमुलेशन हो गया था, पर क्या उतना ही वॉल्यूम आप इस एरिया में देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, जब ये पहला शोल्डर बना तब तो वॉल्यूम चढ़ा हुआ है, पर फिर जब ये हेड बना तो आइडियली एक बुलिश स्टॉक में हायर पीक्स के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता रहना चाहिए। बट जब ये वाला हाई पुराने वाले हाई से ऊपर बना तो वॉल्यूम बढ़ने के बजाय घट गया। यही एक वॉल्यूम फैक्टर हमें हेड एंड शोल्डर की स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब आपको क्या करना है? आपको ड्रॉ करनी है एक नेकलाइन। हम इस सपोर्ट से स्टार्ट करेंगे और इस सपोर्ट को जोड़ते हुए इसको लंबा खींचेंगे। फिर देखिए, मैं इसे जूम इन करती हूँ और ये होगा वो पॉइंट जहां अगर बियरिश कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती हुई बनी तो हम इस मौके का फायदा उठाएंगे। या तो ये पॉइंट एग्जिट पॉइंट की तरह काम करेगा या तो हम यहाँ शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ टारगेट्स दो तरह से निकलते हैं। पहला तो इस हेड एंड शोल्डर के रूल के अकॉर्डिंग हम टारगेट डिफाइन करेंगे हेड के पीक के डिस्टेंस से। यहाँ से लेकर हमने एक एरो लाइन खींची नेक लाइन तक और इसको लेके हम यहाँ से इसे ड्रॉ कर देंगे और एक रफ आइडिया लगाएंगे कि अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो ये कम से कम इस लेवल तक जा सकता है, जैसा कि ये गया भी है। एक और तरीका होता है टारगेट डिफाइन करने का, जो कि मैं पर्सनली ज्यादा यूज करती हूँ, जो कि है अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान लीजिए हमें नहीं पता कि आगे का फिगर कैसा बनने वाला है, हमें चार्ट बस यहाँ तक ही दिख रहा है, तो मैं अपने लिए टारगेट लूंगी इसके अगले इमीडिएट सपोर्ट तक। मेरे लिए दो सपोर्ट्स बन रहे हैं इमीडिएट लेवल पे। पहला है ये गैप के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है कि गैप्स अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, और अब अगर ये स्टॉक नीचे आ रहा है तो हमारे लिए ये गैप सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहली लाइन तो मैं यही खींच देती हूँ और दूसरा टारगेट है मेरे लिए अगला सपोर्ट यहाँ पे।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टॉक कम से कम यहाँ तक तो आएगा ही। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जरा कितना खूबसूरत है ये। हमने यहाँ पे सेल करने का सोचा था, फिर देखिए लगातार गिरते हुए पहला सपोर्ट तो इसने मेरे पहले हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे ही लिया है, फिर इसने एक स्विंग बनाई और फिर लगातार ये मेरे अगले सपोर्ट तक आया, अगली हॉरिजॉन्टल लाइन तक। तो या तो आप डायरेक्ट टारगेट यहाँ रख सकते हैं या फिर दूसरा टारगेट आप यहाँ रख सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। मेरे बताए हुए इन दोनों ही तरीकों से आप टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कितने परसेंटेज में यहाँ प्रॉफिट बना होगा। यहाँ से मैंने लाइन खींची और मैं पहले टारगेट यहाँ तक आई, ये बना है 12% का प्रॉफिट। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, स्टॉक्स को आप कैश में डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको FNO सेगमेंट में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें आप या तो फ्यूचर्स लेके सेल कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस की मदद से। अगर आप इससे भी बड़ा टारगेट ले रहे हैं तो मैं यहाँ से लाइन खींच के यहाँ तक जाऊंगी और टारगेट हुआ 22% का, जो कि फ्यूचर्स के नजरिए से बहुत बड़ा टारगेट है। तो देखा आपने, ऐसे प्ले करते हैं हेड एंड शोल्डर को। आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इन सारी चीजों को एनालाइज करना जरूरी है। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। हेड एंड शोल्डर को 180 डिग्री रोटेट कर दें तो बन जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको स्टॉक बाय करके पैसे कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ भी वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पहले से चला आ रहा ट्रेंड बेयरिश होना चाहिए। फिर गिरते हुए स्टॉक में किसी नॉर्मल स्विंग की तरह एक नीचे के साइड सपोर्ट लेते हुए बना पहला शोल्डर। जब ये स्विंग बन रही है तो प्राइस के गिरने के साथ साथ वॉल्यूम भी गिरना चाहिए। इसके बाद बनता है हेड बन रहा है या नहीं, इसकी एक्यूरेसी बढ़ती है जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि पहली वाली स्विंग से इस स्विंग की प्राइस वैल्यू और नीचे बनी है, पर उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम उस तेजी से नहीं घटा बल्कि वही खड़ा रहा। और फिर इस हेड के इस हिस्से में वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगा, बल्कि पहली वाली स्विंग से भी ज्यादा बढ़ने लगा। तो हमें अब इस स्टॉक को अपने रेडार पे रख लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए सेकंड शोल्डर के फॉर्मेशन के कंफर्मेशन का। जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से इस नेक लाइन के ब्रेक होने का कंफर्मेशन मिलता है तो बस उस स्टॉक के बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने का कंफर्मेशन मिल जाता है और एक बुलिश रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बनती है। और यही लेवल होता है लॉन्ग साइड एंट्री लेने का विद डिफाइंड रिस्क। इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए टाटा स्टील का वीकली चार्ट लिया है और यहाँ बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सबसे पहली कंडीशन, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेंड बियरिश होना चाहिए। एक बियरिश ट्रेंड में बनने वाली स्विंग्स की तरह यहाँ भी एक स्विंग बनी, जो कि हुआ पहला शोल्डर। जब ये शोल्डर बना तो वॉल्यूम नॉर्मली चल रहा था जैसा अभी तक चलता आ रहा है। उसके बाद अगली स्विंग और भी नीचे बनी, पर आप गौर कीजिए यहाँ पे, भले ही पहली वाली स्विंग के प्राइस से दूसरे वाली स्विंग का प्राइस और नीचे बना है, पर वॉल्यूम में अनयूजुअल ग्रोथ हुई है और यहीं पे हमें अलर्ट हो जाना है। जैसे ही हम देखते हैं अगला शोल्डर पिछले शोल्डर के आसपास ही बना और इस बार इसने अपना लो हेड के लो के नीचे नहीं बनाया, तो हेड एंड शोल्डर के बनने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ने लगी। इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ते हुए हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। एक बुलिश ग्रीन कैंडल से इस नेक लाइन के टूटने के बाद यहाँ बनेगा हमारा एंट्री पॉइंट और हमारा टारगेट फिर से दो तरह से कैलकुलेट होगा, जो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे।
हम उम्मीद करेंगे कि हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन के कंफर्मेशन के बाद टारगेट एटलीस्ट इस प्राइस लेवल के आसपास तक तो जाना ही चाहिए। और आप देख रहे हैं ये गया भी वहीं तक है। दूसरा तरीका जो मैं ज्यादा यूज करती हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। देखिए, अगर मैंने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे एंट्री ली तो मेरा टारगेट होगा अगला इमीडिएट रेजिस्टेंस। अगला इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिख रहा है? इस प्राइस जोन पे। और देखिए, स्टॉक इसी के आसपास आया। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो आपको अगला टारगेट इस अगली स्विंग के कंप्लीट होने के बाद अगले रेजिस्टेंस तक मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे जाके बना। ये देखिए, पहले यहाँ पे सपोर्ट की तरह ये लेवल काम कर रहा था। जब ये स्टॉक घूम के यहाँ तक आया तो इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फॉर सेफर साइड आप एक कंटिन्यूअस टारगेट लेके स्टॉक से बाहर हो सकते हैं और किसी अगले रेडी होते हुए स्टॉक में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक बार देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट बना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींचूं तो इसने 40% का प्रॉफिट सिर्फ हेड एंड शोल्डर के कंफर्मेशन के बाद दे दिया है। और कितने टाइम में? 2 महीने के अंदर। है ना ये कमाल का पैटर्न? आप भी इस तरह के पैटर्न्स को ढूंढिए, वॉल्यूम के जरिए इनकी एक्यूरेसी नापिए और एक फिक्स्ड रिस्क अमाउंट के साथ इस पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा रिस्क क्या होगा, तो मेरा रिस्क होगा इस शोल्डर के लो के नीचे का। अगर ये स्टॉक ऊपर ना जाके मेरे पहले वाले शोल्डर से नीचे आने लगा तो मैं एग्जिट कर लूंगी। तो इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बना? मैंने यहां क्लिक किया और देखिए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। और क्या चाहिए एक ट्रेडर को? तो देखा आपने, पैटर्न्स को बस पहचानना ही काफी नहीं, उनकी एक्यूरेसी को ढूंढना भी जरूरी है। आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए किसी भी पैटर्न का सक्सेस रेशियो कैसे बढ़ सकता है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम एक और क्रूशियल पैटर्न की स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।